नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं दिशा बुक के क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। पिछले वीडियो में हमने पुरातात्विक स्थल जो हैं गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, बैराट और जो भी स्थल हैं उनके बारे में हमने क्वेश्चंस देखे। आज हम जो पुरातात्विक स्रोत जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो वीडियो से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना दोस्तों, और अपने जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, सब इंस्पेक्टर की, रीट, कोई भी टीचिंग एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है ना, वीडियो, तो उन सब तक शेयर करना इस वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। कौन सा? भागवत वैष्णव संप्रदाय जो है उसके प्रभाव की पुष्टि करना है, वो कौन सा अभिलेख है? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोसुंडी अभिलेख। चलिए दोस्तों गोसुंडी अभिलेख के बारे में हम देख लेते हैं। गोसुंडी अभिलेख जो है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। तो पहला तो ये कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। गोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। ये राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। तो हमने इसके बारे में क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि हमें कहाँ से मिला है, तो ये गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। लिपि अगर पूछ रहे हैं आपको तो ब्राह्मी बतानी है इसकी लिपि। इसके बाद इसका जो सबसे पहले किसने पढ़ा, तो डी.आर. भंडारकर, ठीक है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। और यह वैष्णव भागवत संप्रदाय जो है उससे संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोसुंडी शिलालेख स्थित है, तो ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन, गोसुंडी अभिलेख डैश भाषा में लिखे गए, कौन सी भाषा में लिखे गए, तो अभी हमने देखा ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा गोसुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? लिपि पूछ रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो जो है कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो आरएस 2009 में आया है और वन रक्षक एग्जाम में आया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इस प्रशस्ति में कुंभा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है। तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख जो है किससे संबंधित है, तो ये राणा कुंभा से संबंधित है। इसके बाद इसमें कौन कौन से ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज जो है उनका उल्लेख हुआ है। इसमें कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दे रखी है या फिर कौन कौन सी उपाधियां उनकी अंकित है इस प्रशस्ति में, तो कौन कौन सी आ जाएगी, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु, है ना। ये गुरु गुरु वाली तो देखो सेम ही है। छाप गुरु इसलिए कहा गया क्योंकि छापामार पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया। दान गुरु इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने दानी थे वो बहुत ज्यादा, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की,
तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि अत्रि और महेश ने इसकी रचना की। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख, ठीक है। प्रस्तुत प्रशस्ति चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। श्लोक 3 से 8 तक बापा का वर्णन, फिर हम्मीर का वर्णन किया गया है ना। बापा भी बोल सकते हैं और बप्पा भी बोल सकते हैं, ठीक है, बप्पा रावल। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनका पुत्र कवि महेश भट्ट ने इनका पूरा किया, जिसका लेखन इस प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की? कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश ने। अत्रि की जब मृत्यु हो गई तो महेश ने जो ये कार्य पूरा किया, ठीक है। और कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो अभी हमने देखा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति सही हो जाएगा। कहाँ पे है ये? चित्तौड़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। पहला, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा, रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। तीसरा, इसके शिल्पी देलहन थे। चौथा, अग्निकुंडल से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है ना। अग्निकुंड है ये कुंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ना। फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन और थर्ड, ये तीनों जो है सही है। चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या था। कि ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ठीक है, 1273 ईस्वी का ये लेख है। इसके बाद दूसरा, रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। और तीसरा, इसके शिल्पी देलहन थे, ठीक है। चौथा वाला जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बारे में हम व्याख्या देख लेते हैं। चीरवे का शिलालेख बड़गांव तहसील उदयपुर है ना। कहाँ पे है ये? मुख्यतः जिला पूछते हैं तो उदयपुर बताना है, और तहसील पूछते हैं तो बड़गांव तहसील। दोस्तों साथ के साथ है ना याद करते हुए चलना है आपको। कोई चीज याद नहीं हो रही है तो वीडियो को पॉज करो। मैं बार बार कहती हूँ कि आपको बाद के लिए कोई चीज नहीं छोड़नी है। बाद कभी आता ही नहीं है, ठीक है। आपका एग्जाम आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि यार काश पहले पढ़ लिया होता, है ना। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, फिर सोचते हैं कि यार कर लिया होता तो सही रहता। तो वो एक कहावत है ना कि अब पछतावत का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप अभी साथ के साथ करते हुए चलिए और टॉपिक को कीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चंस करिए, ठीक है। पहले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, पहले टॉपिक कीजिए फिर क्वेश्चंस कीजिए, ताकि अगर आपका टॉपिक में कोई पॉइंट छूट भी गया है तो वो क्वेश्चंस के थ्रू आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए चीरवा शिलालेख देख रहे थे हम। ये बड़गांव तहसील उदयपुर में है ये, ठीक है। 1273 ईस्वी का ये लेख है। इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रत्न प्रभु सूरी ने इसका रचना की है। उनके शिष्य पार्श्वचंद्र ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी देलहन ने इसे दीवार पर लगाया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमने देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो ये सेकंड ऑप्शन, मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है। जैत्र सिंह, तेज सिंह अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रणछोड़ भट्ट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी, विक्रम संवत भी देख सकते हैं आप, वैसे ये पूछते नहीं है। 1732 राजसमंद, ठीक है। राज प्रशस्ति जिला पूछते हैं तो राजसमंद बताना है आपको। विश्व की सबसे बड़ी यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तैलंग ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण की थी, ठीक है। तो पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक। जिला कौन सा है? राजसमंद है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है। और इसकी जो रचना है वो किसने की? तो रणछोड़ भट्ट तैलंग ने, ठीक है। रणछोड़ भट्ट तैलंग ने की। किसके आदेश पर की, यानी इसको किसने बनवाया? तो मेवाड़ महाराणा कौन? राज सिंह। कौन? राज सिंह।
कौन सी झील के किनारे बनाया? तो राजसमंद झील के किनारे 9 चौकीपाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो है इसको उत्कीर्ण किया गया। ठीक है, और कितने सर्ग थे? तो 24 सर्ग थे और 1106 श्लोक थे। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, श्लोक वगैरह, सर्ग याद रख लो, 24 सर्ग। चलिए आगे देखते हैं। इससे मालूम होता है कि राजसमंद का निर्माण दुष्काल के समय श्रमिकों के काम के निकालने के लिए कराया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में से पाषाण पट्टिका 9 चौकीपाल की ताकों में लगी हुई है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास, उस समय के विवाह, खेल, शिक्षा, मुद्रा आदि पर प्रकाश की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है, लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह व राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। ठीक है, तो इसमें इससे हमें क्या मतलब, ये जो है राज प्रशस्ति, इससे हमें पता चलता है कि ये जो राजसमंद झील है इसका जो निर्माण है वो किस लिए कराया गया था, यानी कि अकाल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। ठीक है, दुष्काल, अकाल कुछ भी बोल सकते हैं, उस टाइम कराया गया था। और मेन तो आपको इसमें किसने निर्माण किया है? रणछोड़ भट्ट तैलंग ने, ये याद रखना है। ठीक है, एक इसमें महाराणा अमर सिंह जो थे, है ना, महाराणा प्रताप के जो पुत्र अमर सिंह, उनके द्वारा मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन भी मिलता है इसमें, तो ये मेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज सिंह प्रशस्ति, जो अभी हमने देखा। राज प्रशस्ति का काल है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1676 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को क्या? वत्स गोत्र ब्राह्मण। तो ये देखो बहुत सारे एग्जाम्स में आया, पटवारी में आया, जेल प्रहरी में आया है ना, और ये जेईएन एग्जाम में भी आया है, तो इसको ध्यान से देखना। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिजौलिया शिलालेख में जो है चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम एक बार। बिजौलिया का लेख भीलवाड़ा, बिजौलिया शिलालेख कहाँ से मिला है? ये तो भीलवाड़ा से मिला है। 5 फरवरी 1170 ईस्वी का ये लेख है। कब का है? 5 फरवरी, एक मिनट, 5 फरवरी 1170 का ये लेख है। ठीक है, विक्रम संवत भी आप देख सकते हैं। ये लेख बिजौलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर के पास है ये। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली व उनकी उपलब्धियां दी गई है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोकाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली का, यानी कि दिल्ली को अपने अधीन किया था। तो ये बिजौलिया शिलालेख जो है कहाँ से मिला है? भीलवाड़ा से मिला है। कब का है ये? 5 फरवरी 1170। ठीक है, इसके बाद ये कौन से मंदिर के पास मिला है? तो ये पार्श्वनाथ मंदिर है, उसके पास एक चट्टान है, उस पर उत्कीर्ण है, लिखा हुआ है। ठीक है, और इस लेख में मेन जो बात है वो क्या है कि अजमेर के जो चौहान है ना, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और उनकी वंशावली, मतलब कौन कौन राजा हुए, है ना, उन्होंने क्या क्या युद्ध जीते, क्या क्या मतलब उपाधियां हैं, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया है? लोलाक ने किया है। ये एक दिगंबर जैन श्रावक थे, उन्होंने इसका निर्माण किया है। ठीक है, और इससे एक ये भी चीज ज्ञात होती है कि विग्रहराज चतुर्थ है ना, जो अजमेर के चौहान राजा हैं, विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने दिल्ली को अपने अधीन किया था। ये एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजौलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौहान। नेक्स्ट, काल पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको 1170 बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा जो है वो जानकारी देता है हमको चौहान राजवंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजौलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये वासुदेव ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब हम। बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र था। ठीक है, रचयिता कौन था? गुणभद्र था। निर्माण जो कराया था वो लोलाक ने करवाया था। किसने? लोलाक। इसका रचयिता कौन था? गुणभद्र था। यह अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें दिए गए कई प्राचीन नामों से उस समय के कई स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है ना। जो वर्तमान जो अभी के जो स्थान है उनके प्राचीन नाम इसमें लिखे हुए हैं, जैसे जाबालीपुर जो है जालोर के लिए, शाकंभरी सांबर के लिए, श्रीमाल जो है भीनमाल के लिए, विंध्यवल्ली बिजोलिया और मंडलकर मांडलगढ़ आदि है ना। इनके पुराने नाम दे रखे हैं, जैसे जालोर को जाबालीपुर बोलते थे, सांबर जो है उसको शाकंभरी बोलते थे, है ना। भीनमाल जो है उसको श्रीमाल बोलते थे, बिजोलिया को विंध्यवल्ली बोलते हैं, और मांडलगढ़ जो है उसको मंडलकर बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम बोलते थे। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान, है ना, जिसने चौहान वंश की स्थापना की है ना, उन्होंने जो है चौहान राज्य की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाया। तो इसी से ये जो है बिजोलिया प्रशस्ति, इसी से जो है जानकारी मिलती है कि चौहानों के आदि पुरुष कौन? वासुदेव चौहान। उन्होंने चौहान राज्य की स्थापना की, कब की गई? 551 ईस्वी में। ठीक है, और सांबर झील का निर्माण कराया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। और ये किसके काल का है? तो ये पृथ्वीराज तृतीय जो है उनके पिता सोमेश्वर के काल का है। ठीक है, तो ये देखो एक वीडियो एक क्वेश्चन से जो है बहुत सारी जानकारियां मिल रही है आप लोगों को, तो आप अच्छे से देखिए, इसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो ये बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है? तो जाबालीपुर, वर्तमान जालोर जो है उसको जाबालीपुर कहते थे। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है ना। किसके काल का है? तो ये सोमेश्वर जो कि पृथ्वीराज तृतीय है उनके पिता के काल का है ये। नेक्स्ट, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो ये थर्ड ऑप्शन जाबालीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? अब ये दूसरा नेक्स्ट अभिलेख आ गया है। इसमें जो भी अभिलेखों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया उसको हम कवर कर लेंगे, तो आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुभ चंद्र। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी कब की है? पहली बात तो ये तो 1230 ईस्वी की है ये प्रशस्ति विक्रम संवत 1287 की है। ठीक है, आपको ईस्वी मेन तो आपको ईस्वी ही याद रखना है, विक्रम संवत नहीं पूछते हैं, बहुत रेयर पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ये ईस्वी वाला जो है सन याद रखना है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव शुभचंद्र सुरथोत्वस काव्य के लेखक ने की है। उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। इसको तेजपाल के द्वारा बनवाए गए आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर में लगाई गई थी। परमाणु तथा वास्तुपाल और तेजपाल के वंशों का वर्णन किया गया है ना। तो इसके लेखक कौन है ये? तो सोमेश्वर देव या फिर शुभचंद्र, एक ही नाम है, सोमेश्वर देव शुभचंद्र, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, और इसको मतलब खोदा किसके उत्कीर्ण किसने किया है? तो ये चंडेश्वर ने किया है। चलिए नेक्स्ट, सुरथोतस के लेखक हैं। तो अभी हमने देखा कौन है, सोमेश्वर देव, है ना, सोमेश्वर देव या शुभचंद्र, दोनों में से जो भी नाम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर के शासकों से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर 1594 ईस्वी, ठीक है, कब की है ये? 1594 ईस्वी की है ये। यह लेख महाराजा रायसिंह ने बीकानेर दुर्ग के निर्माण काल के समाप्त होने के अवसर पर लगाया था। बीकानेर दुर्ग के एक द्वार के पार्श्व में लगी इस प्रशस्ति रचयिता चैता से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 ईस्वी बीकानेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो 17 जनवरी 1594 को पूर्ण हुआ। इस लेख से राव बीका से रायसिंह तक के बीकानेर के शासकों की जानकारी मिलती है।
इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया था। बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा गया है। इस दुर्ग का दूसरा नाम जूनागढ़ भी है। तो देखो इससे जो है राशिंग प्रशस्ति के बारे में हमें काफी सारी जानकारी मिलती है। अब हम इसको याद कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये कहाँ से मिली है, तो ये बीकानेर से मिली है ना, बीकानेर दुर्ग जो है वहां से मिली है। कब की है ये, तो 1594 की है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बीकानेर महाराजा जो रायसिंह थे, है ना, उन्होंने इसका निर्माण कराया। कब कराया कि जो बीकानेर दुर्ग था जब वो शुरू हुआ, उसके बाद जब वो बन गया पूरा, तो उसके बाद में उन्होंने उसका निर्माण कराया इस प्रशस्ति का। तो इस प्रशस्ति से क्या क्या जानकारी मिलती है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण जो है कब शुरू हुआ, फिर कब समाप्त हुआ, है ना। तो डेट मिलती है, ये देखो। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो कौन था, तो जैता। किसने किया निर्माण, जैता ने किया। राजा पूछ लेते हैं आपको तो रायसिंह बताना है। फिर इस लेख से क्या क्या जानकारी मिलती है कि इसमें राव बीका से रायसिंह तक के जो बीकानेर के जो भी शासक हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है। और क्या पता चलता है कि जो रायसिंह जो है उन्होंने अपने मंत्री करमचंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, है ना। तो मंत्री करमचंद को भी आपको याद रखना है। और ये दुर्ग जो है लाल पत्थर से बना है, इसलिए लालगढ़ भी कह देते हैं, और इसको जूनागढ़ दुर्ग भी कह देते हैं, बीकानेर दुर्ग भी कह देते हैं। ठीक है, खूब सारे नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। अभी मंडोर के प्रतिहारों के बारे में आ गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घटियाला। देखो दोस्तों, ऐसे मतलब याद करते हुए चलना है कि हाँ, बिजौलिया जो था, बिजौलिया वाला किसकी जानकारी देता है, चौहानों की जानकारी देता है। फिर इसके बाद आ जाता है कि भाई ये मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी कौन सा दे रहा है, तो घटियाला दे रहा है। फिर अभी हमने देखा था कि रायसिंह प्रशस्ति जो कि बीकानेर के जो राजवंश है उनकी जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस से याद करते हुए चलना है, खुद भी ट्रिक्स बना सकते हो आप। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घटियाला के शिलालेख 861 ईस्वी का है। ये कब का है, 861 ईस्वी। और विक्रम संवत पूछे तो 918 की है ये लेख जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, तो अब इसका जिला भी याद रखना है। घटियाला जो ये अभिलेख है कहाँ से मिला है, तो ये जोधपुर जिले से मिला है। इसमें प्रतिहार नरेश कक्कुप का यशोगान न्यायप्रिय जनहित का संपादक वीर व साहसी शासक है, और उसकी वंशावली रोहिल्दित से कक्कुप तक दी गई है। यह लेख संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का भी उल्लेख है। कौन सी जाति, मग जाति। इस अभिलेख का रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता सुवर्णकार कृष्णवेश्वर था। इसे कक्कुप ने उत्तीर्ण करवाया था। इसे शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओसवालों के आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो ये मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी कौन सा देता है अभिलेख, तो घटियाला अभिलेख। कहाँ से मिला है, तो जोधपुर के पास घटियाला नामक जगह है, वहां से मिला है। एक स्तंभ पर बनी हुई है। ठीक है, आपको सन पूछ लेते हैं कि कब का है ये, तो 861 ईस्वी का है ये। फिर इसके बाद जो प्रतिहार नरेश जो कक्कुक है उनका यशोगान है कि मतलब भाई बहुत अच्छा राजा था, ये वीर साहसी, है ना, जनहित का संपादक, ये दानवीर वगैरह वो सब उसके बारे में है। और उसकी वंशावली जो है ना, रोहिल्दित से कुक्कुक तक जो वंशावली है वो दी गई है। और ये लेख जो है संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है। और इस लेख में मग जाति के जो ब्राह्मण है, कौन सी जाति, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा तो नहीं गया होगा। ठीक है, तो मग जाति के जो ब्राह्मण है उसका उल्लेख भी है। ठीक है, रचयिता कौन है, मग, और उत्कीर्णकर्ता कौन है, कृष्णवेश्वर। फिर इसको कक्कुक ने उत्तीर्ण करवाया था, इसीलिए उनकी मतलब यशोगाथा दी हुई है ना, उनकी तारीफें। चलिए नेक्स्ट, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत और प्राकृत दोनों में लिखा गया था। यहाँ संस्कृत ऑप्शन है, तो इसको करेक्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अभीरों पर विजय का दावा करता है ना, तो कक्कुक के बारे में घटियाला अभिलेख बताता है। चलिए नेक्स्ट,
कटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिहार कक्कुक। दोस्तों ये जो वीडियो की है ना दिशा बुक की जो मैंने सीरीज शुरू की है, इसका मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख के जाते हैं, जिनको बुक्स पढ़ने में थोड़ा आलस आता है, तो वो लोग वीडियो के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाएंगे तो उनको फायदा होगा, इसीलिए मैंने ये सीरीज लाई है। तो आप भी अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंडोर प्रतिहार। नेक्स्ट, कटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। नागभट्ट प्रथम के बारे में नहीं है, ये कक्कुक के बारे में है, ठीक है ना? तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। बाकी सारे सत्य हैं तो हम उनको भी देख लेते हैं। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है, सही बात है ये। अभिलेख में मग जातीय के ब्राह्मणों का उल्लेख है, ये अभी हमने देखा ही था। यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। कितने? 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है ये। चलिए नेक्स्ट, पड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3। चलिए अब हम इसको व्याख्या देख लेते हैं। बड़वा यूप अभिलेख सन 181 ईस्वी का है। कब का है ये? 181 ईस्वी। 12 जिले के अंता तहसील के बड़वा गांव में विक्रम संवत 238 के 3 यूप लेख मिले हैं। कितने? 3 यूप लेख, ठीक है, 3। इसमें मौखरी वंश के शासकों का वर्णन सर्वप्रथम मिला है। इसमें मौखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के एक यज्ञ संपादन का उल्लेख है ना? यज्ञ कराने का एक उल्लेख है। इन यूप अभिलेखों से देश में बुद्ध धर्म की अनुमति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में यज्ञादि के पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मौखरी वंश के शासकों का सबसे पहला और सबसे प्राचीन अभिलेख है। ये एक स्तंभ युग पर उत्कीर्ण है। तो आपको तो सिंपली जो है बड़वा ग्राम जो कोटा में है उससे, है ना, बड़वा ग्राम कहाँ पे है, जिला पूछते हैं तो आपको कोटा बताना है। कितने मौखरी युग जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 3 प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये मौखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। मौखरी वंश के जो शासक हैं उनका सबसे पहला और सबसे प्राचीन अभिलेख यही है, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो याद रखनी है, इसमें मौखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के यज्ञ संपादन का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट, बड़वा ग्राम से प्राप्त युक्त स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मौखरी जो वंश है उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बरनाला अभिलेख। ये जो है प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। बरनाला अभिलेख ये जयपुर का है और ये कब का है? 278 ईस्वी का है, ठीक है। 278 ईस्वी का के अंत में भगवान विष्णु की वंदना की गई है इसमें, है ना, वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का ये साक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कवि महेश। चलिए देख लेते हैं हम कुंभलगढ़ की प्रशस्ति। जिला कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में है, तो राजसमंद हो जाएगा। फिर इसका सन जो है वो याद रखना है, ये कब का है? 1460 ईस्वी का है। कब का है? 1460 ईस्वी। चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसका प्रशस्तिकार कवि महेश था। कौन था? कवि महेश। तो कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसका कौन है? कवि महेश है। इसमें प्रयुक्त लिपि कौन सी है? देवनागरी भाषा संस्कृत है। पहली शिला में 68 श्लोक है। एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। दूसरी शिला में चित्रांग ताल, चित्तौड़
गढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित इस प्रशस्ति से तत्कालीन मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गुहिल वंश का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां बताई गई है। इस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। तो यह आपकी पूरी कुंभलगढ़ प्रशस्ति हो गई। चलिए अब हम इसको फटाफट याद कर लेते हैं। ये कहाँ जिला पूछे तो आपको राजसमंद बताना है, ठीक है। आपको सन पूछ लेते हैं तो 1460 ईस्वी बताना है। और प्रशस्तिकार जो है कौन है, कवि महेश है। कौन है, कवि महेश। लिपि देवनागरी है और भाषा कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। इसकी पहली शिला में जो है वो 68 श्लोक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सरसरी नजर से निकाल दीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं याद करवा ही रही हूँ, ठीक है। और दूसरी शिला जो है उसमें चित्रांगताल, चित्तौड़ दुर्ग और चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ रूप होने का वर्णन मिलता है। और वर्तमान में ये पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कहाँ है ये, तो ये उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पे, उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। और मतलब ये मेवाड़ की जो भौगोलिक जो भी जानकारी जो भी है उसको इससे प्राप्त होती है। गुहिल वंश का वर्णन मिलता है, उनकी उपलब्धियां बताई गई है ना। और एक ये इम्पोर्टेंट लाइन याद रखनी है, इस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है, बाकी सब है ही। चलिए, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेखक है। तो अभी एकलिंग शिलालेख आ गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, महेश्वर। एकलिंग प्रशस्ति गिरवा तहसील उदयपुर का रचयिता महेश भट्ट या महेश्वर था। इसमें बप्पा रावल का संन्यास लेना एवं मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसकी व्याख्या दे रखी है, देख लेते हैं व्याख्या। बरली या बरली भी बोल सकते हैं, ये 1443 ईसा पूर्व का है। कब का है, 1443 ईसा पूर्व का है, ठीक है। और ये अजमेर जिले का है। जिला अगर आपको पूछ लेते हैं तो अजमेर बताना है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। बरली के पास भिलोट माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। बरली का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। तो बरली जो है जिला पूछे तो आपको अजमेर बताना है। और आपको मतलब सन पूछ लेते हैं तो 443 ईसा पूर्व बताना है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। अभी तक हमको जितने भी मिले वो ईस्वी वाले मिले थे, है ना। ये एक ही है ईसा पूर्व वाला। और ये बरली के पास भिलोट माता के मंदिर के पास से प्राप्त किया गया था। लिपि इसकी ब्राह्मी है और ये अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट, बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है, तो ब्राह्मी पांडुलिपि में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है, तो ये मंडोर शिलालेख जो है प्रतिहारों का इतिहास बताता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मंडोर का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, मंडोर जोधपुर में है, तो जोधपुर से प्राप्त होगा। मंडोर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु एवं शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मंडोर का दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली और विष्णु व शिव पूजा के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो दो मंडोर से दो शिलालेख मिले हैं। एक तो जो है 685 ईस्वी के आसपास मिला है और दूसरा जो मिला है वो 837 ईस्वी के आसपास मिला है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भृत हुआ कहा गया है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख। ये नहीं कि प्रतिहार आ गया तो आपने देख लिया कि हाँ यार जोधपुर अभिलेख ही होगा, नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चंस देखिए आप। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है, ठीक है। किसने इसको बनवाया था, तो मिहिर भोज फर्स्ट। ये संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। भाषा इसकी संस्कृत है। लिपि इसकी उत्तरी ब्राह्मी लिपि है।
इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु यह अनुमानतः 880 ईस्वी के लगभग की है। इस लेख का लेखक भट्ट धनिक का पुत्र बालादित्य है। तो कौन है इसका लेखक? बालादित्य। इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से जो उद्धृत हुआ कौन से अभिलेख में बताया है? तो ये ग्वालियर अभिलेख है। उद्धृत यानी कि लक्ष्मण से वंशज या लक्ष्मण से कौन निकला है ना, उद्भव किसका हुआ है, तो कटियाला अभिलेख में बताया गया है, सॉरी ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है। कहाँ से मिली है ये? ग्वालियर से मिली है। और ये मिहिर भोज फर्स्ट की देन है, ठीक है। तो राजा पूछिए अगर आपको तो मिहिर भोज प्रथम बताना है, और ऐसे इसका लेखक अगर पूछते हैं आपको तो बालादित्य बताना है। कौन? बालादित्य। और इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, और इस पर कोई तिथि नहीं लिखी हुई है ना, डेट नहीं लिखी हुई है कि कब का है कब का नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान किया गया है कि 880 ईस्वी के लगभग का है, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहारों की इसमें वंशावली और उनकी उपलब्धियां दे रखी हैं। चलिए नेक्स्ट, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? ठीक है, कौन सी? हाड़ी रानी कर्मावती। भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत पूछ रहे हैं, तो देखो दो ऑप्शन तो यहाँ दे रखे हैं, और उसके बाद दो ऑप्शन रणकपुर प्रशस्ति और चिरवे का शिलालेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पूर्व के ताम्रपत्र। पूर्व के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि जो हाड़ी रानी कर्मावती थी उन्होंने जो भूमि अनुदान दिया था उसकी जानकारी मिलती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। पूर्व का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी। ये ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बतलाता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। देखो दोस्तों, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का भी इतना एक अपनी बहन के लिए फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत लाइक करे, है ना, शेयर करे वीडियो को, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। देखो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हो फिर चले जाते हो, तो मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, उतने के उतने ही हैं। तो इसको जितना हो सके सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिखली ताम्रपत्र ये 1483 का है, ठीक है। कब का है ये? 1483 ईस्वी का है। इससे किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर्ष पर्वत शिलालेख से मिलता है। देखो, हर्ष पर्वत शिलालेख आ जाए या हर्षनाथ प्रशस्ति आ जाए तो आपको घबराना नहीं कि यार ये तो नाम चेंज हो गया, क्या पता कोई दूसरा, नहीं, वो वही है। उसको हर्ष पर्वत बोल दे, हर्षनाथ बोल दे, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शिलालेख बोल दे, प्रशस्ति बोल दे, ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर्षनाथ की प्रशस्ति, हर्षनाथ सीकर के मंदिर की यह प्रशस्ति है, ठीक है। आप अगर जाते होंगे हर्षनाथ मंदिर में, सीकर है ना, जीण माता के मंदिर, और जाते होंगे तो आपको वहाँ दिखेगी प्रशस्ति, तो आप देखना अब की बार जब जाओ तो 973 ईस्वी की है ये। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का वर्णन है। किसके द्वारा? अल्लट के द्वारा। इसमें चौहानों का वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। यह चौहान शासक विग्रहराज के समय की है। इसमें वागड़ को वारगढ़ कहा गया है। देखो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिल रही है इस हर्षनाथ प्रशस्ति से। क्या है? पहला तो ये जिला पूछे आपको तो सीकर बताना है, ठीक है। आपको अगर सन पूछ लेते हैं तो 973 ईस्वी बताना है आपको। फिर इसके बाद हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया? तो ये अल्लट द्वारा करवाया गया।
और इसमें क्या जानकारी मिलती है कि भाई चौहानों का जो वंश है, उनकी उपलब्धियां है ना, इन सब की जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है, पाशुपात जो संप्रदाय है उससे संबंधित गुरु विश्व रूप का इसमें उल्लेख मिलता है। और ये किसके टाइम की है, तो ये विग्रहराज जो है, चौहान शासक विग्रहराज, उनके टाइम की है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि वागड़ को क्या है, वारगट कहा गया है। ठीक है, वागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जो है उसको क्या कहा गया है, वारगट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। ग्राम, कौन से ग्राम से प्राप्त होता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पदराड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। तो ये मैंने आपको आरोही क्रम में हमें बताना है, तो ये मैं आपको बता ही चुकी है ना सबके। देखो मैंने आपको ईयर बताया, अब आप चेक करो कि भाई आंसर बिना बिना देखे है ना, चेक करो कि यार आपको कितना याद है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले घोसुंडी आएगा, उसके बाद बुचकला, उसके बाद बिजोलिया और उसके बाद नेमिनाथ अभिलेख, है ना। घोसुंडी चित्तौड़ आ जाएगा, बिजोलिया जो है ये भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट, नेमिनाथ जो है ये आबू सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसकी व्याख्या भी दे रखी है। गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है ये। ठीक है, बुचकला का अभिलेख गोसुंडी देख लिया हमने चित्तौड़गढ़। बुचकला का अभिलेख ये कहाँ का है, ये 815 ईस्वी का है। ये पार्वती मंदिर बुचकला बिलाड़ा जोधपुर में मिले। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर में एक जगह है, वहां से मिला है ये। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल का है। इसका सूत्रधार कौन है, देइया। कौन है, देइया इसका सूत्रधार है। ठीक है, बिजोलिया का लेख हम देख ही चुके हैं, 1170 ईस्वी का है। और नेमिनाथ जो है आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी की है। ठीक है, चलिए, रसिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरवर्मा गुहिल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रसिया की छत्री का शिलालेख 1274 का है, ये 1274 ईस्वी का है। ये चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे उत्कीर्ण इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों बप्पा से नरवर्मा तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना प्रिय पटु के पुत्र वेद शर्मा ने की है। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी नागदा एवं देलवाड़ा तक मिलती है ना। तो ये कहाँ से मिली है, जिला रसिया की छतरी, तो ये चित्तौड़गढ़ से मिली है। ठीक है, इसमें मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी जानकारी मिलती है, कहाँ से कहाँ तक, बप्पा से नरवर्मा तक। और इसकी रचना किसने की है, तो वेद शर्मा ने की है। और इसमें उस टाइम के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मानमोरी। मानमोरी अभिलेख जो है वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानमोरी का लेख, मानसरोवर झील के तट पर विक्रम संवत 770 सन, अगर आपको पूछ रहे हैं तो 713 ईस्वी बताना है, के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण इस लेख में अमृत मंथन की कथा एवं 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है। इसमें इसके रचयिता प्रशस्तिकार पुष्य नागभट्ट का पुत्र एवं उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य का उल्लेख है। कर्नल टॉड को चित्तौड़गढ़ से प्राप्त इस लेख से उस समय के राजाओं द्वारा लिए जाने वाले करों, युद्ध में हाथियों का प्रयोग, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने आदि की जानकारी मिलती है। इसमें चित्रांग मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। जब कर्नल टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे तो असंतुलन के कारण समुद्र में फेंकना पड़ा, है ना। तो मानमौरी का जो लेख है कहाँ से मिला, ये चित्तौड़गढ़ से मिला था। और किसको मिला, तो ये कर्नल टॉड को मिला था। ठीक है, अगर आप ईयर पूछ लेते हैं, सन पूछते हैं, तो 713 ईस्वी का है ये। और इसमें अमृत मंथन की कथा और 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है।
फिर इसके अगर रचयिता आपको पूछ लेते हैं तो पुष्य बताना है आपको, कौन? पुष्य। और उत्कीर्णकर्ता, किन्होंने इसका उत्कीर्णन किया, तो वो कौन है? शिवादित्य। ठीक है, और बता ही दिया मैंने कि कर्नल टॉड को मिला था ये। और इसमें क्या क्या उल्लेख है कि उस टाइम जो राजा जो कर लेते थे, युद्ध में हाथियों का प्रयोग करते थे, है ना, और भी जानकारी मिलती है। और इसमें चित्रांग मौर्य का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है ये चित्रांग मौर्य का उल्लेख, जिसने चित्तौड़गढ़ जो है उसका निर्माण कराया। फिर कर्नल टॉड जब इसको इंग्लैंड ले जा रहे थे तो ये असंतुलन हो गया नाव में, तो इसलिए उसको समुद्र में फेंकना पड़ा। तो अभी क्या ये नहीं है, ये नष्ट हो चुका है। अब देखो दोस्तों, भारत राजस्थान ये चीजें लेके जाओगे तो यही होगा ना फिर, है ना, आप लेके क्यों जाते हो? यहाँ की चीजें है यही रहने दो, है ना। चलिए नेक्स्ट, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़ से संबंधित है ये। शिलालेख प्रशस्ति और उसके उत्कीर्णकरण वर्ष के सही जोड़े हैं। ठीक है, हमें ये सुमेलित करना है, हमको उनके ईयर से सुमेलित करना है कि कौन कौन से देखो सही सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, चीरवा शिलालेख 987 ईस्वी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है अचलेश्वर, बिजोलिया और कुंभलगढ़, ये तीनों जो है सही सुमेलित है। चीरवा वाला गलत है। चीरवे का शिलालेख कब क्या है? 1273 ईस्वी है, आपको याद रखना है 1273 ईस्वी। ठीक है, इसमें व्याख्या में देखो सारे दे रखे हैं। बिजोलिया लेख दे रखा है 1170 ईस्वी, चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी। फिर श्रृंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर से मिला है ये, श्रृंगी ऋषि शिलालेख, इसका है 1428 ईस्वी। फिर रणकपुर प्रशस्ति जो है वो पाली से मिली है और ये 1439 ईस्वी की है। नेक्स्ट, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो थर्ड ऑप्शन, मेवाड़ जो रियासत है उससे संबंधित है नाथ प्रशस्ति। उदयपुर की लकुलिश के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। कौन सा मंदिर? लकुलिश जो मंदिर है वहां पे जो प्रशस्ति लगी है उसको नाथ प्रशस्ति कहते हैं। ये 971 ईस्वी की है। इसकी भाषा संस्कृत, पद्यों में देवनागरी लिपि है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि देवनागरी है। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो इसका सेकंड ऑप्शन, बीकानेर में प्रचलित था ये। सन 1759 के लगभग बीकानेर टकसाल में शाह आलम के चांदी के सिक्के ढाले गए, जो 1859 तक प्रचलन में रहे। इन सिक्कों पर एक और फारसी में सिक्का मुबारक साहब किरासानी आलम बादशाह गाजी और दूसरी ओर सन 1121 जुलूस मेमतन मासून अंकित होता था, है ना। तो आपको तो सिंपल याद रखना है कि आलमशाही मुगलिया सिक्का जो है ये बीकानेर में मिलता था, है ना, प्रचलित था उस टाइम। नेक्स्ट, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका थर्ड ऑप्शन दामोदर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख में मेवाड़ के गोहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। तो अपराजित जो शिलालेख है उसका रचयिता कौन है? तो ये दामोदर है। आपको ईयर पूछ लेते हैं, सन पूछते हैं तो 661 ईस्वी बताना है। इसके बाद इसमें अपराजित की शक्तियों का वर्णन है ना। मेवाड़ का शासक था अपराजित, उसकी शक्तियों का वर्णन है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। और यह लेख जो है नागदा गांव के पास एक कुंडेश्वर मंदिर है उसमें मिला है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? किसके बारे में? पंचमार्क सिक्कों के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आहत मुद्राएं, पंचमार्क कॉइन्स, ठीक है। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में था, है ना।
गंगा सिंधु जो मैदान है वहाँ पे जो महाजनपद काल था उसमें था प्रचलन। बैराठ के उत्खनन से एक कपड़े में बंधी हुई चांदी की 8 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। सांबर के उत्खनन में 6 पंचमार्क, रैड के उत्खनन में 3000 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और रंग महल में भी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है ना। तो ये बता रहे हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ से आहत मुद्राएं है ना मिली है। कहाँ से मिली है? बैराठ से मिली है, देखो चांदी की 8 मिली है और सांबर से 6 मिली है। फिर रैड से तो काफी सारे मिले, 3000 चांदी की मतलब पंचमार्क मुद्रा मिली है और रंग महल से भी मिली है। ठीक है, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या था? तो अभी हमने देखा था समय इसका 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, है ना। ये ईसा पूर्व की बात है तो आपको इसका समय याद रखना है, 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, डोडिया क्या है? तो ये फोर्थ ऑप्शन, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है उसको क्या कहते थे? डोडिया कहते थे और ये तांबे का सिक्का था। ठीक है, और इसको डोडिया या फिर डोलिया भी कह देते थे। तो आपको तो ये याद रखना है कि ये जैसलमेर का प्राचीन सिक्का है जो कि तांबे का होता है। नेक्स्ट, गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर से संबंधित थे ये। मेवाड़ के कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गादिया सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रचलित थे? हूणों द्वारा, जो क्षत्रप व प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए जाते थे जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गधे के मुंह जैसा दिखाई देने के कारण गादिया सिक्का नाम दिया गया। ऐसे गादिया सिक्के त्रिभुवनगिरी, सिरोही, रैणी, नर्बद आदि जगहों से भी प्राप्त हुए हैं, है ना। तो आप व्याख्या भी इसकी देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता ही रही हूँ आपको। तो गादिया सिक्के याद रखना है आपको, उदयपुर। और अभी हमने डोडिया सिक्के देखे थे जो जैसलमेर के तांबे के सिक्के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। तो ये सारे सिक्के मेवाड़ राज्य के नहीं है क्योंकि अभी हमने देखे थे ये डोडिया तो जैसलमेर का है ना। तो मेवाड़ के सिक्के देखो दे रखे हैं, चित्तौड़ी, ढींगला, फिर ये त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, इलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही, आलम शाही, है ना, शाह आलमी, ये सारे सिक्के जो है चित्तौड़ के हैं, मेवाड़ राज्य के। नेक्स्ट, झारशाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो ये फोर्थ ऑप्शन उदयपुर में प्रचलित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग, है ना। तो अभी हमने डोडिया देख लिया जैसलमेर, और एक ये गादिया सिक्का देखा था जो उदयपुर, है ना, मेवाड़, और झारशाही सिक्का भी हमने देख ही लिया, जयपुर रियासत में प्रचलित था। इसकी व्याख्या, जयपुर के कछवाहा नरेशों ने मुगल काल में झारशाही सिक्के चलाए। ठीक है, जो तोल में एक तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। ठीक है, तो ये कलदार भी एक सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। तो ये झारशाही सिक्के थे, है ना, जयपुर रियासत। दोस्तों काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है। तो जो मैं वीडियो डालती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं बहुत मतलब वीडियो चाहे मैं डेली डालूँ ना डालूँ, लेकिन चैनल पे मैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डालती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई पीडीएफ डालती रहती हूँ मैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है विजयशाही बीकानेर राज्य, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विजयशाही कहाँ पे चलते सिक्के? ये जोधपुर जो रियासत थी वहां चलते थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने व चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के डाले, है ना। तो जोधपुर आ जाएगा, बाकी सारे करेक्ट हैं। करेक्ट वाले भी देख लेते हैं। झारशाही जयपुर में चलता था। ठीक है, फिर आता है विंशोपक, तो ये चाहमान यानी कि चौहान राजवंश, और फिर धब्बूशाही मारवाड़ राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्रा रियासत सुमेलित नहीं है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगा, विजयशाही। अभी हमने देखा था ये कहाँ चलते हैं, जोधपुर में चलते हैं। बाकी सब सही सुमेलित है। सही वाले भी देख लेते हैं।
अखेशाही ये जैसलमेर में चलते थे, झाड़शाही जयपुर में, गजशाही जोधपुर में। नेक्स्ट, लिलूलिया और लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? तो इसका थर्ड ऑप्शन सोजत जो है वो करेक्ट है। सोजत, इसकी व्याख्या, सोजत पाली की टकसाल के सिक्के लिलूलिया लल्लूशाही कहलाते थे। सोजत की टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव जी भी उत्कीर्ण होने लगा था। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इसे 22 संदा सिक्के भी कहा जाता था, है ना। लिलूलिया लल्लूशाही सिक्के जो है ये सोजत से मिले हैं और इन सिक्कों को 22 संदा भी कहते थे। नेक्स्ट, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो ये थर्ड ऑप्शन अलवर से है। अलवर के सिक्के देख लेते हैं, अखेशाही, रावशाही, फिर तांबे के रावशाही टका, अंग्रेजी पाव आना सिक्का। नेक्स्ट, राजपूताना के किस रियासत के सिक्कों पर एक ओर साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो इसका थर्ड ऑप्शन बीकानेर जो है उसमें ऐसा होता था। तो देखो RS प्री एग्जाम में आया है 2013 में, है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी के शासन काल में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्कों कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी ढाले गए। इसे गंगाशाही सिक्के कहते थे। ठीक है, इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा और उसके चारों ओर अंग्रेजी में ऐसे, ये जैसे एक साइड तो ये विक्टोरिया का चेहरा आ गया और फिर इधर लिखा हुआ होता था, है ना, विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ होता था। फिर दूसरी तरफ जो है देवनागरी व उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित थे। नेक्स्ट, ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया है। तो ये तीनों क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, ढींगला, भिंडरिया और नाथद्वारिया, है ना। ऐसे पूछ लेते हैं कुछ भी, ये क्या है, अपन सोचते रहते हैं यार ये तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने बहुत जरूरी है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को द्रम व रूपक तथा तांबे के सिक्कों को कर्षापण कहते थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य व वृक्षादि आदि का चिन्ह अंकित था। ये चौकोर होते थे। इसी प्रकार का तांबे का सिक्का ढींगला है। नेक्स्ट, इकती संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कौन सा? इकती संदा, तो ये कुचामन में बनता था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मान सिंह से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य लिखा होने के कारण इकती संदा कहलाया। इसको बोपुशाही तथा बोरसी रुपया भी कहते थे। ठीक है, तो हमने वो देखो 22 संदा भी देखा था ना, सोजत वाली में 22 साल हो गए तो भाई 22 संदा देख लिया। वैसे ही 31 संदा यानी 31 साल जो हो जाते हैं। ठीक है, तो 31वें वर्ष में बनाया था इसलिए क्या लिख दिया? 31 संदा रुपया। तो कहाँ से मिला? ये कुचामन से मिला। और कौन कौन से कुचामनिया सिक्का भी चलता है वहाँ पे? बोपुशाही सिक्का भी बोलते हैं इसको, बोरसी सिक्का भी बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकबर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिक्का एलची, एलची सिक्का के बारे में, चित्तौड़ की टकसाल से मुगल बादशाह अकबर चित्तौड़ विजय उपरांत जहांगीर आदि के ढाले गए सिक्के एलची कहलाते थे। महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्र कुंवरी की स्मृति में चांदोड़ी रुपया, अठन्नी, चवन्नी, 2 अन्नी तथा 1 अन्नी के सिक्के जारी किए। इन पर फारसी अक्षर थे, है ना। तो आपको तो ये याद रखना है कि एलची जो सिक्का है वो किसने जारी किया? तो अकबर ने किया अपनी चित्तौड़ विजय के बाद। नेक्स्ट, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो इसका थर्ड ऑप्शन, ये देखो रानी भी आ गई है ना,
राजा 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 ही चल रहा था कब से, रानी भी भाई, रानियां बोली हम भी कोई कम है क्या, है ना। तो कौन सी रानी है, सोमल देवी। तो इसकी व्याख्या, अजयराज की रानी है ना, चौहान जो रानी थी अजयराज की रानी सोमल देवी जो है, सोमलेखा ने अपने नाम के तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। कौन सी प्रतिमा, नाद की शिव प्रतिमा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, अजमेर से प्राप्त हुई है ये। इसकी व्याख्या, कुषाण शासकों से संपर्क में राजस्थान के पत्थर और मृणमय मूर्ति कला को एक नवीन मोड़ दिया, जिसके नमूने अजमेर के नाद की शिव प्रतिमा, सांबर का स्त्री धड़ अश्व तथा अजामुख हाग्र या अग्नि की मूर्ति अपने आप में कला के अद्वितीय नमूने है। ठीक है, तो आपको तो याद रखना है कि नाद की शिव प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो ये अजमेर से मिली है हमको। नेक्स्ट, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। तो ये सेकंड ऑप्शन, जयपुर जो राज्य है उसका वर्णन मिलता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। दस्तूर कोमवार ये जयपुर से मिली है। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण अभिलेख श्रृंखला है, जिनसे जयपुर रियासत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दस्तूर ये फारसी शब्द है जिसका अर्थ है रीति, नियम, विधि, रहस्य, खोज तथा कायदा, और कौम का अर्थ है जाति, है ना। कौम तो अपने को पता है, अपने बोलते ही है कौम। तो दस्तूर का अर्थ क्या है, रीति, नियम वगैरह, ठीक है। और फारसी शब्द है और कौम का अर्थ है जाति। और ये मतलब अभिलेखों की एक श्रृंखला है जो कहाँ से मिली है, जयपुर राज्य से मिली है, और जयपुर राज्य का ही इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमने पूरा टॉपिक कर लिया है। अभिलेखीय स्रोत, जो भी स्रोत है हमको, है ना, किन किन से किस किस की जानकारी मिलती है, ये हमने देख ली है। तो आप भी पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चंस देख लेना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये देखो किसी न किसी एग्जाम में तो रिपीट होते ही रहते हैं, चाहे आप रीट का एग्जाम दे लो, है ना, सीईटी दे दो, कोई सा भी एग्जाम दे लो। तो इसमें आरएस से लेकर के सारे जो भी एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छे से करिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।